ये पैसा भी ना कोई अलादीन के चिराग से कुछ कम नहीं है। सेम जिस तरह से आप अलादीन के चिराग को घिस के बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, उसी तरह से अगर आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करते हो, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो आप जो चीज़ चाहो वो आसानी से अपनी लाइफ में पा सकते हो। सो फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें उसके पहले सबसे पहले एक चीज़ हम सबको करनी चाहिए, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक भी है जो हम अपने पैसों के रिगार्डिंग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। सो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये करना है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है खुद का और खुद की फैमिली का, और एक टर्म इंश्योरेंस लेना है। दो चीज़ आपको करनी है। आपको बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस LIC बहुत सारी नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि 5-6 LIC लेके रख देंगे, यूलिप प्लान लेंगे, मनी बैक प्लान ले लेंगे। ये सब आपको नहीं करना है। सेकेंड चीज़, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है। लाइफ इंश्योरेंस किसका लेना है? जो व्यक्ति आपके घर में काम कर रहा हो, कमा रहा हो, उसी का ही लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना है। आपके बच्चों का, आपकी बीवी का जो हाउस वाइफ है, उसका लाइफ इंश्योरेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो फैमिली मेंबर पैसा कमाता है, बाय चांस खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है, तभी आपको पैसों की नीड रहेगी, तब आपके घर में पैसे नहीं आएंगे। अब सवाल ये आता है कि आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखो दोस्त, आपको आपकी ईयरली सैलरी जो आती है उसके 10 गुने का मिनिमम लाइफ इंश्योरेंस लेना ही है। और लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि ना, बहुत कम आपको प्रीमियम जाएगा। आप मनी बैक, यूलिप वगैरह प्लान लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। जबकि आप अगर 1 करोड़ रुपए का भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो 700 से 800 या फिर 1000 रुपए ही आपके जाएंगे अगर आपकी एज 30 से कम है। थर्ड चीज आती है लोन्स। देखो गाइस, सैलरीड इंसान का सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि वो लोन बहुत सारे लेता है। मेरी नज़र में तो सिर्फ आपको एक ही लोन लेना चाहिए, वो है होम लोन। और होम लोन से आपको इनकम टैक्स में भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो होम लोन लेना चाहिए। और होम लोन की जनरली इंटरेस्ट काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन अगर आपने बाइक का लोन लेके रखा है, कार का लोन लेके रखा है, मोबाइल फ़ोन लोन पे लेके रखा है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि इन सब लोन्स के ना इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। इतना रिटर्न तो शायद आपको स्टॉक मार्केट में भी कभी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि क्रेडिट कार्ड पे 15% तक के लोन्स मिलते हैं और लोग लेते भी हैं। देखो गाइस, हमारे 3 काम हो गए। हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, टर्म इंश्योरेंस हो गया, और हमारे लोन्स जब ख़त्म हो जाए, ये 3 काम हो जाए, तो उसके बाद हमें करना है कि हमें एक इमरजेंसी फंड रखना है। ये इमरजेंसी फंड आपके 6 महीने की सैलरी होगी। जो भी आपकी 6 महीने की सैलरी है उसको आपको एक जगह पे रख देना है, और ऐसी जगह पे रखना है जिसको आप इजीली एक्सेस कर पाओ। या तो आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, या फिर आप कुछ ऑटो स्वीप वगैरह फैसिलिटी रहती है उसमें आप अपने पैसे रख सकते हो। ये 3 बातें हो गई। आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका टर्म इंश्योरेंस हो गया, आपका सेविंग होगा, और आपकी लोन सब पे हो गई। तब जाके आपको शुरू करनी है इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग आपको कब करनी है, कहाँ पे करनी है, कितनी करनी है, ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ। पहली चीज़, आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो आपकी जो भी सैलरी है उसमें से मिनिमम 20% तो आपको इन्वेस्ट करने ही चाहिए। आपकी 20,000 सैलरी है तो आपको 4,000 तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और कहाँ इन्वेस्ट करना है? तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट आप सीधा स्टॉक खरीद सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट में कितना पैसा डालना है, तो इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। 100 में से आपकी जितनी भी एज है उसको अगर आप माइनस कर देते हो, और जो भी नंबर बचता है, मान लो आपकी एज 25 है, तो 100 माइनस 25 75%, ये जो नंबर बचता है उतने परसेंट आपको इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक मार्केट में। मतलब आपने 4,000 रुपये जो साइड में रखे इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से 75% आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। इससे आप सीधा स्टॉक ले सकते हो। अगर आपको स्टॉक ना नॉलेज है तो ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें सीधा, या फिर आप जाइए म्यूचुअल फंड की तरफ, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के फंड मैनेजर होते हैं। वो हेडेक लेंगे, वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ फीस लेंगे लेकिन बहुत ही कम रहती है म्यूचुअल फंड में। तो आप चाहो तो म्यूचुअल फंड से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें 2 बातें आपको खास याद रखनी है कि स्टॉक जब लो तो आपको ना पैनी स्टॉक वगैरह नहीं लेना है। अच्छे स्टॉक लेने हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे। ट्रेडिंग वगैरह तो करना ही नहीं है। और ये बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं शुरुआत में ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि वो रातों रात हर्षद मेहता बन के पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, प्रोफेशनल लोग
काम करते हैं तब भी उनके भी पैसे नहीं बनते हैं। तो आप एक नौकरी करने वाला बंदा कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से तो पैसा नहीं बना पाएगा। और बात आती है म्यूचुअल फंड में। सेम आपको म्यूचुअल फंड में भी ना बहुत सारे फंड वगैरह नहीं लेने हैं, आपको 2 से 3 अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड ले लेने हैं जिनके एक्सपेंस रेशियो कम हो, वो ही आपको रखने हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चलता है कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। वो इंडिया की निफ्टी 50 की जो भी कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो भी बहुत कम होता है। और बाकी की जो पैसे बचते हैं 75% आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और 25% जो पैसे बचते हैं उसमें से आप चाहो तो एक पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, 7.5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 15 साल तक। हालांकि आपके पैसे लॉक रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो 8 साल के बाद थोड़े बहुत पैसे भी निकाल सकते हो। और आप चाहो तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है, वो सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में, उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। और सोवरन गोल्ड बॉन्ड मैं समझाने चाहूँगा ना तो इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा, बहुत ही इसके लिए मुझे पूरा एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताओ तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड ना गवर्नमेंट की एक स्कीम है। गवर्नमेंट चाहती है कि ना लोग फिजिकल सोना ना खरीदें, इसके लिए इन्होंने एक स्कीम बाहर पाड़ी है जहाँ पे क्या होता है कि ना आप 1 ग्राम का सोना लेते हो और उस सोने पे, सोने का जैसे दाम बढ़ेगा उस पे तो आपको रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ 2.5% हर साल आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न सरकार फिक्स रिटर्न देने वाली है। आपने 1 ग्राम सोना खरीद लिया, उस पर 2.5% तो आपको मिलने ही वाले हैं। और उसमें क्या होता है कि 8 साल तक का लॉक इन पीरियड रहता है। 8 साल तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, हर साल आपको 2.5% मिलेंगे। साथ ही साथ आप हर बार मिनिमम 1 ग्राम सोना परचेस कर सकते हो और आप चाहो तो 5 साल के बाद इसमें से एग्जिट भी ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ी अच्छी स्कीम है जिसमें आप शायद आपको इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ, इतना तो आपको रिटर्न इसमें मिल ही जाएगा। और इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से आप रियल एस्टेट में तो पैसे मत ही डालना। बहुत लोग कहते हैं कि यार ज़मीन ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, बहुत बड़ी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मेरे अंकल ने एक 50 लाख का घर लिया था, आज कुछ ही सालों में उसकी प्राइस 2 करोड़ 3 करोड़ हो गई। तो ये चीज़ आपके साथ हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई कोई लोग रहते हैं जिनका लक काम कर गया हो यार, जिन्होंने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया तब जाके उनको रियल एस्टेट में अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि आपको भी बहुत पैसा मिल जाएगा रियल एस्टेट से, तो आप एक गलती कर रहे हो। अगर आप एक सैलरीड इंसान हो तो आपको रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छा घर लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आप रहने वाले हो। आप रेंट के पर्पज़ से कभी घर वगैरह परचेस मत कीजिएगा, क्योंकि इन अ लॉन्ग रन आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उधर से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये बात पक्की है। और आप जब घर लेते हो, रेंट पे देते हो, तो उसमें कागज़ का या फिर उसका मेंटेनेंस का खर्चा, कोई कब्जा कर लेगा उसका डर, ये सब बहुत हेडेक उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इतना आसान नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। आप चाहो तो सिर्फ अपना एक घर लो, आप अगर कहीं बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आप एक रियल एस्टेट की दुकान ले लो। ये 2 ही चीज़ आपको लेनी चाहिए जहाँ तक मेरी समझ है। 5th चीज़ आपको करनी है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आपने एनपीएस के बारे में नहीं सुना तो एनपीएस बहुत ही बढ़िया स्कीम है रिटायरमेंट के लिए, और उसमें आपके पीएफ सीपीएफ जो भी है उससे आपको 3 से 4% का रिटर्न ज़्यादा मिलता है। और ऊपर से इसमें आपको 50,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो आप इससे टैक्स भी बचा पाओगे। और क्योंकि ये सीधा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इससे क्या होगा कि आपका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और एनपीएस में क्या है कि आप 60% पैसे जैसे आप रिटायर होते हो उसमें से ड्रॉ कर पाओगे, और बाकी की जो भी पैसे बेचते हैं वो आपको पेंशन के थ्रू मिलते रहेंगे। तो आपका रिटायरमेंट भी सिक्योर हो जाएगा। आई होप कि आप ये 5 स्टेप अपनी लाइफ में अपनाएंगे, और आपको अपनाना ही चाहिए। अगर आप एक सैलरीड इंसान हो तो ये 5 चीज़ें तो आपको अपनी लाइफ में करनी ही चाहिए, तभी जाके आप अपने पैसों को एक अलादीन के चिराग की तरह यूज़ कर पाओगे और आपके पैसे ग्रो करेंगे। और अब जब सो भी रहे होगे, बच्चों के साथ खेल भी रहे होगे, तब भी जो पैसे आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो आपके लिए काम करेंगे। जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके लिए काम करेंगी। तो आपको सैलरी के साथ साथ इसमें से भी रिटर्न जनरेट होता ही रहेगा।